हेलो एवरीवन। तो ये हमारा केमिस्ट्री का सेशन है जिसमें हम क्लास 9 एंड 10 को कंबाइंड रूप से देखने वाले हैं। तो ये हमारा 9 का चैप्टर 1 है, हमारे आस पास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो इसे हम देखते हैं। तो पहली बात ये आता है कि एक्चुअली पदार्थ होता क्या है ना, पदार्थ हम कहते किसे हैं। तो हम सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, पानी, रेत, कण, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स यानी जितने भी पार्टिकल्स हमारे पृथ्वी पर मौजूद है ना, उन सभी को हम पदार्थ कहते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी तरीके से हमारे लिए काम आ रहा हो, उसे हम पदार्थ की श्रेणी में काउंट करते हैं। ठीक है। आपको पता है कि हमारे भारत के प्राचीन जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गित किया है। वो 5 मूल को हम क्या कहते हैं? पंच तत्व। वो पंच तत्व कौन है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, यानी हवा, पानी, आग, जल और आकाश। ठीक है। तो हमारा जो पृथ्वी बना ना, यानी हमारा जो पृथ्वी का जो तत्व है, जहाँ पे मतलब सारी चीज़ें बनती है, वो यही पंच तत्व से बनी है। और ये पंच तत्व का भाग ही ये हमारा 5 पदार्थ है। ठीक है। अब है कि आयतन का मात्रक क्या होता है? तो घन मीटर होता है। और आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है? तो लीटर होता है। मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये दूध है ना, ये मिल्क है। तो मिल्क क्या होता है कि किसी आकार में रहता है, यानी या तो ये बाल्टी में रहेगा, है ना, या किसी बोतल में इसको रखेंगे। तो ये क्या है? इसका आयतन है ना। तो इस आयतन का हम क्या मात्रक निकालेंगे? तो लीटर निकालेंगे, या फिर घन मीटर, यानी कितने मीटर में है, कितने घन में है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। मतलब मान लो ये जल है और इसमें हम अगर नमक करेंगे तो क्या होगा? किसी जल में घुल जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से एक और उदाहरण दिया हुआ कि जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं, तो जैसे हम चाय है, तो चाय में हम क्या ऐड करते हैं? चाय पत्ती, है ना, प्लस चीनी, प्लस मिल्क। तो ये क्या हुआ? तीनों पदार्थ क्या हुआ? एक साथ मिल गया, तब जाके हमें क्या मिलता है? चाय मिलता है। यानी ये क्या हुआ? एक दूसरे में समाहित हो गया। अगला एक उदाहरण है कि पदार्थ का कण निरंतर गतिशील होता है। जैसे अब हवा चल रहा है, हवा भी अभी हमने देखा पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है। तो जब ये चल रहा है तो ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तभी तो चल रहा है। जब हवा रुक जाती है तो आप देखते हो गर्मी का महसूस करते हो, है ना। तो जैसे जैसे ये मतलब जब अगर हमारे आसपास प्रेशर नहीं बनेगा तो हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि मन अजीब होने लगा। तो इसका कारण क्या है? हवा का दबाव का कम होना। तो इसका अर्थ है कि अगर पदार्थ का कण गतिशील होता है, मतलब वो क्या होता है? गतिज होता है। ठीक है। यानी वो गति में, हवा गति कर रहा है, पानी गति कर रहा है। खाना जब हम खाते हैं तो शरीर में जाके क्या पचने के क्रम में गति ही करता है। तो वो क्या हो रहा है? मतलब वो गति प्रदान करे, इसलिए हम हवा को क्या कह सकते हैं? कि वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो एग्जाम में देख सकते हैं कि बताइए निम्न में से गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन है। या पूछ सकता है कि पदार्थ गतिशील होता है, उसका उदाहरण कौन है। तो आपको सिंपली पता रहना चाहिए कि चलो हवा है, ये है, पानी है, रेत है, कण है। तो ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा का परमाणु, जो धीरे धीरे ही बट गतिज में होता है। और तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ती है। आपको पता है कि जब हवा चलते रहता है और इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो आपको पता है ना, हवा में क्या आ जाता है? लू चलने लगता है। फिर जब गर्मी के दिनों में जब हवा चलता है और उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हवा में भी गर्मी आने लगती है। तब हम कितना भी एसी कूलर लगाते हैं, लेकिन वो हवा हमें झड़क महसूस करता है, और वही झड़क हमें क्या करता है? लू लगने से जैसा महसूस होता है। तो आपको अगर याद नहीं रहता, आपको अगर सिर्फ पदार्थ भी पता है, तो उससे भी निकाल सकते हैं कि कोई पदार्थ अगर गति करता है और उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। सिंपली अपना कनेक्ट करके एग्जाम में इन चीज़ों को करना है, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, विसरण। तो विसरण किसे कहते हैं? तो जब हम दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिल जाना। मतलब जैसे ये चाय है ना, और ये चाय में अगर हम चीनी और प्लस दूध यानी मिल्क, ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे में मिल जाते हैं।
तभी जाके ना हमें मिठास महसूस होता है, बट हमें दिखता नहीं। तो इसका मिलना को हम क्या कहते हैं, विसरण हो रहा है, मतलब एक दूसरे में विसर्जन हो रहा है, विसर्जन। हम देखते हैं जैसे कोई आदमी मरता है तो उसके हम राख को क्या करते हैं, गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। तो विसर्जित कर देते हैं तो वो जाके क्या होता है, वो राख जाके गंगा जी में मिल जाता है। तो वो क्या हो रहा है, विसरण की गति हो रहा है। उसी तरीके से जब कोई दो पदार्थ, यानी अगर हम नींबू पानी एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, नींबू पानी में मिल जाता है। तो क्या है, विसर्जन उसमें। अगर विसरण याद नहीं रहे तो विसर्जन भी याद रखेंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन देता है कि बताइए कि अगर नींबू पानी मिलता है तो किसका उदाहरण है, तो आपको पता हो कि विसर्जित हो रहा है उसमें, यानी विसरण हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट याद रखें। दे देगा एग्जाम, बताइए दूध और चीनी मिल रहा है तो क्या होगा, किसका उदाहरण है, तो विसरण का उदाहरण है ना। विसर्जित, विसर्जित आप याद रखेंगे, विसर्जन तो आपको याद रहेगा। एक है आकर्षण बल। तो आकर्षण बल में क्या होता है, लोगों को कोई आकर्षित लगता है, अट्रैक्ट लगता है, यानी उसकी तरफ खींचता है। अगर आपको ऐसे भी याद न रहे तो अगर आपको कोई कहे, कोई बॉयज़ है और अपने दोस्त को कह रहा है कि उसको कोई गर्ल्स आकर्षित कर रही है, या कोई गर्ल्स है, कोई गर्ल्स अपने गर्ल्स फ्रेंड से बात कर रही है और वो कहती है कि कोई बॉयज उसे आकर्षित कर रही है, यानी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका मतलब क्या रहा है, वो उसके तरफ खींच रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर जब कोई बल कार्य करेगा, है ना, तो वो जब एक साथ रखा जाता है, मतलब एक दूसरे के करीब लाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण कर रहा है, यानी एक तरफ खींच रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है। पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, तो तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, एग्जाम में सीधे पूछेगा, बताइए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आपको पता होना चाहिए। और जैसे ये अभी हमने देखा कि उदाहरण के लिए हम ठोस देखते हैं, ठीक है, उपरोक्त ठोस का हम उदाहरण देखते हैं। तो ठोस का क्या होता है कि निश्चित आकार होता है। मान लो ना ये पत्थर है, तो पत्थर का एक आकार तो होगा ना, तो इसका एक क्या होगा, निश्चित आकार होगा। इसकी स्पष्ट सीमाएं होगी, मतलब ये पत्थर या तो इतना को होगा, या इतना को होगा, या इतना को होगा, मतलब स्पष्ट सीमाएं हैं। तथा इसका स्थिर आयतन होगा, मतलब अगर ये चौड़ा है तो चौड़ा होगा, गोल है तो गोल होगा, ऐसे चरखुट्टा है तो चरखुट्टा होगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि बल लगाने पे, यानी अगर कोई पत्थर है, हम इसे से इधर से लेके इसको ऐसे पलट दे, तो बल लगाने पे टूट सकता है, लेकिन इसका आकार नहीं बदलेगा। ये फिर कोई ना कोई तो आकार में ही टूटेगा, नहीं कि ऐसा टूटेगा, ऐसा टूटेगा, ऐसा टूटेगा, ऐसा टूटेगा, लेकिन इसका आकार वैसा ही है। तो एग्जाम में ये याद रखना है, अगर पूछा है कि बताइए निम्न में से ठोस का क्या क्या विशेषता है, तो पहला तो आपको पता चल गया कि इसका आकार निश्चित होता है, इसकी सीमाएं स्पष्ट होती है, आयतन लगभग समान रहता है। ठीक है ना, बल लगाने पे टूट सकता है लेकिन आकार नहीं बदलेगा, क्योंकि फिर कोई ना कोई नया आकार में ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ना कुछ ठोस से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एक रबर बैंड है, ठीक है ना, ये मान लो कि ये रबर बैंड है, तो रबर बैंड तो आपको पता है ना कि उसको जितना हम दबाएंगे दबता है, जितना हम उसको लमड़ाएंगे यानी खींचेंगे, उतना वो क्या करेगा, खिंचाव खिंचाव बनाएगा। ठीक है, मान लो कि दो रबर है ना, तो ये रबर को अगर हम इधर से स्पंज करेंगे तो क्या होगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा। लेकिन फिर जब हम इसे छोड़ देंगे ऐसे, तो फिर ये अपने मूल आकार में आ जाएगा रबर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक रबर लीजिएगा, रबर को खींच के देखिए, खींच के जितना खींचेगा उतना खिंचाएगा, फिर जब आप छोड़ दीजिएगा तो फिर वो उसी आकार में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि रबर बैंड जो है उसको अगर हम बाह्य बल, यानी बाहर से कोई बल लगाते हैं, मतलब हाथ से हम उसे, मान लेते हैं हाथ हमारा बाह्य बल है रबर पे, तो हम उसको कस के डालते हैं, तो अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, चिपक जाएगा। फिर अगर हम हाथ को हटा लेंगे तो क्या होगा, पुनः अपने मूल आकार में आ जाएगा। ठीक है, और जब हम उसे ज़्यादा कस के रबर को टूट करेंगे तो क्या होगा, टूट भी जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, मतलब रबर जो हमारा रहता था पेंसिल के साथ, तो उसे हम कस के दबाते थे, तो दबने के बाद क्या होता था, वो बुरादा टाइप का बन जाता था। जैसे मान लो कि वो स्पंज टाइप का है, तो उसे हम जब कस के दबाएंगे रबर को, तो क्या होता है, दब जाता है, निकल जाता है, चारों तरफ से बह जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि रबर बैंड जो एक ठोस है, अगर हम उसे दबाएंगे तो दबेगा, खींचेंगे तो खींचेंगे, लेकिन जब हम वो दबाव हटा लेंगे तो पुनः अपने आकार में आ जाएगा। ठीक है, और जब हम अधिक उसको दबाएंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
इसी तरीके से अगर हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट के जार में रखें तो इसके आकार नहीं बदलता। मतलब हम कितना भी नमक ले लें, शर्करा ले लें, क्या उसका आकार बदलता है? अगर वो चीनी में घुल जाएगा तो जैसे चीनी और पानी अगर घुल जाएगा तो क्या होगा, पानी का आकार नहीं बदलेगा बल्कि वो चीनी उसमें घुल के उस उतना ही आयतन पे रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि अगर हम नमक मिला दें पानी में तो क्या उसका आकार या आयतन बदलेगा? नहीं बदलेगा। चीनी बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से स्पंज है। स्पंज जो एक ठोस का आकार है, अगर हम इसे दबाते हैं तो इसका वायु बाहर निकलता है, मतलब जो स्पंज में वायु घुसा रहता है और इसका संपीड़न संभव है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे, पहले हमने ठोस देखा, अब हम देखते हैं द्रव। तो पता है कि द्रव का आकार नहीं होता। द्रव यानी पानी ही मान लेते हैं। पानी क्या है? द्रव है। इसका कोई आकार होता नहीं, हम जितना पानी रखेंगे उतना फैलेगा। मान लो कि ये घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा है। इसे हम जितना ही पानी भरा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ से छेद कर देंगे तो क्या होगा? पानी इधर पूरा बह जाएगा। मतलब इससे फिक्स होता है कि इसका आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। मतलब अगर हम एक घड़ा में जितना पानी रखेंगे उतना ही पानी ना बह के बाहर आएगा, है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। मतलब इसका आकार समान नहीं है लेकिन आयतन इसका समान है, ठीक है, निश्चित है। तो आप जितना ज़्यादा इसमें पानी रखेंगे उतना ज़्यादा इसका पानी होगा, जितना कम रखेंगे उतना कम होगा, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है, जैसे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये तो आपको पता ही है। जलीय जंतु यानी जो पानी में रहते हैं वो भी खुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं यानी सांस लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, ठीक है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विचलन की दर अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ठोस का एक आकार निश्चित है ना, बट इसका आयतन भी निश्चित है, बट द्रवों का आयतन वो है, तो इस कारण इसमें क्या होगा कि इसका विचलन दर अधिक होगा, यानी विसर्जित होने की दर अधिक होगी, क्योंकि ये क्या करता है, फ्लो में एक फ्लो से दूसरे फ्लो में ये बढ़ता रहता है, जिस तरीके से ये आपका क्रिया करते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। क्यों होती है? एग्जाम में पूछा है कि बताइए निम्न में से किसका कंप्रेशन सबसे अधिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गैस का होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये एलपीजी गैस है ना और इसमें गैस भरा हुआ, तो इसमें कंप्रेशन अधिक है, तभी तो इसका बहाव ज़्यादा हो रहा है। जिसमें जितना कंप्रेशन होगा उसे छोड़ने पे वो उतना ही ज़्यादा फैलेगा। इसलिए जब आप गैस को छोड़ देते हैं तो उसका महक जो है दूर दूर तक घरों में जाती है। जैसे एलपीजी गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर, इन दोनों में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो संपीड़न गैस यानी कंप्रेशन गैस। एग्जाम में पूछा है कि बताइए एलपीजी और ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो संपीड़न गैस। और वाहनों में यानी जो हम टेम्पू वगैरह या गाड़ी वगैरह देखते हैं उसमें कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो सीएनजी गैस का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है कि हमारे नाक तक पहुँचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यह गंध हम तक कैसे पहुँचती है? तो ये गंध पहुँचती है, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाता है और ये रसोई से फैलकर हमारे तक पहुँचता है। मतलब कोई गैस है, जैसे कोई खाना बन रहा है किचन में, ठीक है, तो खाना कैसे हमें दूर तक पता चल जाता है सूंघने पर कि वो कौन सा खाना बन रहा है? तो क्योंकि वो जो गैस, क्योंकि वो जो खाना बन रहा है तो उसमें से जो
उसकी गंध है वो पहले वायु में मिलती है, और वायु पता है कि फैलते रहता है, तो वो हवा के थ्रू हमारे नाकों में आता है, फिर हम ये पहचानते हैं कि ये कौन सा खाना बन रहा है। आपको पता है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है, मतलब वो मतलब कहीं भी फैल सकती है। ये गैस अगर यहाँ पे एक चूल्हा है और यहाँ पे चूल्हा अगर आप खोल दें तो यहाँ भी फैल सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह ये फैल सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका अनियमित है और अत्यधिक तीव्र है। मतलब एक जगह यहाँ पे गैस ब्लास्ट होगा, यहाँ भी 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 होगा। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए निम्न में से गैसीय अवस्था के क्या क्या मूल लक्षण है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अनियमित गति करता है, ये अत्यधिक तीव्र होता है ना, इसका संपीड़न अधिक होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक जो अच्छा चीज़ दिया हुआ है कि जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकते हैं। मतलब एग्जाम में पूछे कि बताइए वो कौन सा पदार्थ है जो मतलब गैसीय में भी, द्रव में भी और ठोस तीनों में भी रह सकता है, तो वो हमारा है जल। कैसे? तो ठोस रूप में जल बर्फ में रहता है, क्योंकि जब बर्फ जब जल जाता है, जल जब जम जाता है तो बर्फ का रूप ले लेता है। मतलब कि पहली बात हुआ कि ठोस जल क्या है, ठोस भी है। ठीक है, पहला समझ में। दूसरा द्रव अवस्था में, तो जब ये जल नहीं घुलता है, नहीं जमता है, तो क्या जल अवस्था में ही रहता है, तो यानी ये द्रव अवस्था। ठीक है, दो अवस्था हुआ। गैसीय फॉर्म में कैसे रहता है, तो जब जलवाष्प की क्रिया होती है तभी तो जाके बारिश होती है, तो उसमें भी जल ही तो है जो ऊपर उड़ के जाता है बाष्पीकरण के माध्यम से, तो पानी बरसता है। तो देख लो जल क्या है, ठोस भी है जल, जल द्रव भी है, और जल जलवाष्प के रूप में गैस भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि गलनांक किसे कहते हैं। तो जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। मतलब ये सुनो, ये जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है ना, बर्फ का टुकड़ा है ये, ठीक है, लेकिन ये तापमान के कारण ये पिघल के पानी का रूप ले लिया। ठीक है, पानी का रूप ले लिया। तो अब ये क्या हुआ, इसका मतलब गलनांक, मतलब ये गल गया तभी तो जाके ये पानी बना। तो इसे हम क्या कहेंगे कि जब ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, यानी पानी का रूप ले लेता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और ये गलनांक की प्रक्रिया होती कैसे, तो आकर्षण बल के कारण। मतलब कि जैसे ये बर्फ का टुकड़ा है और इसमें जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी ना ये टेम्परेचर इसको आकर्षित करेगी, तो धीरे धीरे पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे आप फ्रीज में पानी रखते हो, जब फ्रीज से वो बाहर निकालते हो तो तब ना वो आकर्षण होता है, तभी तो जाके वो आता है। तो आपको याद रखना, पूछेगा एग्जाम में कि बताइए गलनांक की प्रक्रिया किस बल के कारण होता है, तो आकर्षण बल के कारण। अगला पूछेगा कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 273.16 केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान का एसआई मात्रक कितना है, केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, तो 273.16 डिग्री केल्विन। ठीक है, तापमान का माप केल्विन से सेल्सियस में बदलता है, तब हम क्या करेंगे, 273 घटा देंगे, और जब सेल्सियस से केल्विन में बदलेगा तो हम 273 जोड़ देंगे। देखो, पहली बात कि ये टेम्परेचर है, इसका एसआई मात्रक कितना है, तो इसको हम कहेंगे केल्विन। ठीक है, अब पूछा है कि 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसका हम केल्विन मात्रा कैसे निकालेंगे, तो ये क्या होगा, 273 केल्विन। ठीक है, अगर एग्जाम में आजकल पॉइंट भी पूछता है तो 273.16 केल्विन। मतलब कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका केल्विन में कितना आएगा, 273। अगर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, 273.16 प्लस 1। ठीक है, यानी 274। अगर पूछेगा एग्जाम में 10 डिग्री सेल्सियस का कितना केल्विन होगा, तो फिर उसी तरीके से। ठीक है, समझ में आया। और अगर पूछे कि बताइए 573 केल्विन है, ठीक है, इसका
सेल्सियस में कितना होगा, तो आपको पता है कि सेल्सियस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, उस तरीके से जोड़ घटाव कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। मतलब ये अगर बर्फ़ का टुकड़ा है और जब ये पिघल के गल जाता है तो इस समय टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ता घटता है, लेकिन टेम्परेचर इसके अनुरूप, मतलब ये बर्फ़ के पिघलने के अनुरूप क्या होता है, समान होता है। तो एग्ज़ाम में सीधे पूछा है कि बताइए ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान उच्च होता है, निम्न होता है या समान होता है, तो क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे देख लो कि जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक तापमान नहीं बदलता है। एग्जाम में ये सब पूछा है कि जब बर्फ पिघलने की प्रक्रिया होती है तो तापमान बढ़ता है, घटता है या सामान्य रहता है, तो सामान्य रहता है। यहाँ पे कौन, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब हम उसको ऊष्मा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करता है। जैसे मान लो ये पानी है, एक ये ये खड़ा है और इसमें पानी है, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ नीचे से, ये मान लो फ्लेम है, यहाँ से हम आग देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम इसको ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर, तो ये बर्फ़, ये पानी क्या होगा, बॉयल करेगा, ठीक है। जैसे अगर ये गैस है ना, और हमें पानी गर्म करना है तो हम किसी प्लेट में रखेंगे ना, बर्तन में पानी, और ये जितना हम तेज़ इसको गैस का फ्लेम को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बॉयल करेगा, उतना ज़्यादा ये उबलेगा, ठीक है। तो अगर हम किसी को ऊष्मा ऊर्जा देते हैं किसी पानी को तो क्या होता है, पानी उबलने लगता है, सिंपल सा है। अब जैसे गर्मी का महीना है, आप छत पे जाके पानी रख दीजिए तो उबलने लगेगा। क्यों उबलने लगेगा, क्योंकि उसको ऊष्मा ज़्यादा मिलेगा, यानी टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, यानी सूरज की किरण ज़्यादा मिलेगा, इसलिए। जल के लिए यह तापमान कितना होगा, तो 273, ओके, 373 के लिए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर करें 273 प्लस 100, यानी 373 के लिए। अभी हमने बोला कि 0 डिग्री का कितना होता है, 273, अगर 100 ऐड करेंगे तो 100 प्लस 273 यानी 373। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि जब हम कोई पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी अवस्था बदलती है। गर्म करने पर पहले ये ठोस से द्रव होता है, फिर द्रव से गैस बनता है। मतलब ये मान लो कि ये, फिर से हम बर्फ़ का टुकड़ा के ले रहे हैं, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, अगर ये पिघलेगा, पहले क्या है, ठोस का आकार है, फिर जब ये पिघलेगा पानी बनेगा तो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये पानी फिर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, फिर वाष्पीकरण होगा, फिर ये तभी तो जाके बारिश होगा, तो गैसीय होगा। मतलब कोई भी पदार्थ पहले ठोस फॉर्म में है तो पहले ठोस फॉर्म में रहेगा, फिर द्रव फॉर्म में होगा और फिर गैस बन के वाष्पीकरण की क्रिया के माध्यम से फिर पानी का रूप ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, तो अगर हम ठोस अवस्था में ऊष्मा देंगे यानी गर्मी देंगे तो द्रव बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसे ठंडा देंगे तो फिर द्रव अवस्था ठोस बन जाएगा। इसलिए अगर जैसे ठंडा का मौसम है, अंटार्कटिक मान लो ना, एक मान लो कि 40 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी का महीना, ठीक है, ये क्या है, गर्मी, ठीक है। और एक मान लेते हैं 5 डिग्री टेम्परेचर, ये क्या है, ठंडा का महीना। तो इसमें पानी क्या होगा, इसमें पानी गर्म होगा, है ना, और इसमें पानी क्या होगा, ठंडा होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर ठोस भी है, पानी का बर्फ का टुकड़ा है, तो पिघल के क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर पानी का बूंद भी है तो ये पिघल के क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, यानी बर्फ का आकार ले लेगा, सिंपल सा है। एक और टेक्निक बताता हूँ। जैसे आप पानी लिए, ठीक है, और उस पानी को जाके फ्रीज में रखे, तो फ्रीज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तभी तो पानी को ठंडा कर देता है। तो अगर आप उसे 5 डिग्री टेम्परेचर पे करेंगे तो क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगा। यानी आपको समझ में आया कि जब हमने उसे कम तापमान पे रखा, है ना, यानी हम उसे शीतलता प्रदान किए, तो वो द्रव क्या हुआ, ठोस बन गया। और जब हम फ्रीज से वो पानी निकाल लेंगे और फिर हम बाहर रखेंगे तो क्या होता है, वो बर्फ़ का टुकड़ा पानी बन जाता है,
मतलब हम समझे कि जब हम उसे निकाल कर उष्मा की ओर ले आए तो ठोस क्या हुआ, द्रव बन गया। ठीक है, ये समझ में आया। फिर अगर द्रव अवस्था है तो द्रव अवस्था में अगर हम उष्मा देंगे तो क्या होगा, गैस बनेगा। ठोस अवस्था को उष्मा देंगे तो द्रव बनेगा, लेकिन हम द्रव अवस्था को उष्मा देंगे तो गैस बनेगा ना। जैसे ये पानी है ना, ये पानी है, तो जब ज़्यादा गर्मी बनेगा तब तो ये वाष्पीकृत होगा, तभी तो बारिश होती है। जून के महीने में बारिश क्यों होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में रहता है प्लस धूप रहता है, तभी तो जाकर ज़्यादा गर्मी उसको पड़ता है तो पानी वाष्पीकरण के माध्यम से पानी बरसता है। लेकिन वही अगर हम शीतलता प्रदान करेंगे तो गैसीय अवस्था क्या होगा, द्रव बन जाएगा। ठीक है, उल्टा समझ लो ना, रिवर्स बस। अगला है कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। जब हम द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया करते, मतलब ये द्रव अवस्था, जैसे मान लो ठोस पदार्थ है ना, अभी ठोस पदार्थ से अभी हमने सीखा कि पहले क्या बनता है, द्रव बनता है, फिर गैस बनता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ठोस डायरेक्ट गैस बन जाए तो हम क्या कहेंगे, ये है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूँगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा है कि हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो शुष्क बर्फ कहते हैं। अब है कि पदार्थ की जो अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस और दाब। ठोस, द्रव और गैस, ये किसके द्वारा तय होता है कि कौन सा ठोस होगा, कौन द्रव होगा या कौन गैस होगा। तो ये तीनों तय किसके द्वारा होता है, दाब यानी कि प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर यानी कि ताप। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए ठोस, द्रव और गैस अवस्था को हम किसके द्वारा तय करते हैं, तो दाब और तापमान के द्वारा, यानी प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, मतलब तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो। अभी हमने देखा कि ऊर्ध्वपातन क्या है, तो वही है। जैसे अगर मान लो ना कि अभी वायुमंडलीय जो प्रेशर है उसका कितना है, 1 एटमॉस्फेयर उसका दाब है यानी प्रेशर है। तो ये अब क्या करेगा ना, ये ठोस अवस्था जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये द्रव न बनकर सीधे क्या बन जाएगा, गैस। तो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा है। पहले पूछा है कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होती है तो किसका उदाहरण है, तो ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, एटमॉस्फेयर गैसीय दाब का मापन का मात्रक है। हाँ, पूछेगा कि बताइए गैसीय दाब का मात्रक क्या है, तो एटमॉस्फेयर। ठीक है, या फिर पूछा है कि प्रेशर का मापन क्या है, तो एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा। पूछता है ना कि टाइम, समय का माप इकाई क्या है, तो समय का। तो उसी तरीके से गैसीय दाब का मात्रक क्या है, तो एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद है कि दाब का ऐसे मात्रक क्या है, पास्कल। तो पूछे एग्जाम में दाब का ऐसे मात्रक क्या है, पास्कल। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है, तो याद रखिएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अगला है कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चीज दिया हुआ कि गीला कपड़ा सूख जाता है जब हम रखते हैं धूप में। तो क्यों सूख जाता है, कि जब हम जल को खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है। मतलब जो हमारा ये एक मान लो कि है और इसमें हम ना शर्ट शर्ट रखते हैं। ठीक है, ये पैंट टांगे हुए, ठीक है ना, अरगन्नी जो कहते हैं गाँव में, इस शर्ट और पैंट टांगे। तो इसमें तो पानी रहता है धोने के बाद, तो ये सूख कैसे जाता है, तो ये सूख जाता है वाष्पीकृत के द्वारा, क्योंकि इसमें जो पानी रहती है ना, इसका वेपराइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये सूख जाता है। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए गीले कपड़े खुले आसमान में या धूप में क्यों सूख जाते हैं, तो ये वाष्पीकृत की प्रक्रिया के द्वारा यानी वेपराइजेशन प्रोसेस के द्वारा ये मतलब चेंज हो जाते हैं और ये सूख जाते हैं।
अगला है कि वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन हम किसे कहते हैं, तो जब हम क्वथनांक यानी बॉयलिंग से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब एक बॉयलिंग पॉइंट होता है ना, मतलब जब हम जितना ज़्यादा पानी को जब हम बॉयल करते हैं यानी उबालते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा उबलता है। लेकिन लेकिन जब हम इसे कम टेम्परेचर पे यानी कम तापमान पे इसका हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, क्या होता है, वेपराइज होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, ठीक है। ये वन मोर देन वन में पूछ सकता है। जैसे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, जब हम कपड़ा सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं। जैसे अगर कोई कपड़ा सूख नहीं रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे ये शर्ट है तो उसे हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ऐसे एक ऐसे ऐसे करके रखा हुआ, तो ये जल्दी सूखेगा, क्यों, क्योंकि ये फैला हुआ, इसलिए इसका वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम उसे सटा के रखते हैं, इसे सटा के, तो सटा हुआ चीज़ देखते हैं कि जल्दी सूखता नहीं, कहीं ना कहीं उसमें पानी रह जाता है। ये ना आप सीधे एग्जाम्पल ना अपना करके देख लेना घर पे। उसके अलावा जब हम तापमान में वृद्धि कर देते हैं तो और जल्दी सूखता है। अब एक और चीज़ कि जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। मतलब जब हवा में जल कण पहले से हो, मतलब बहुत ज़्यादा अगर जल कण हो तो बारिश की प्रक्रिया तो ऐसे ही होनी रहती है, तो इससे क्या होगा, वेपराइजेशन की दर घट जाएगी ना। जब बारिश नहीं हो रही होती तो उस समय क्या होता है, टेम्परेचर उसको ज़्यादा लगता है, धूप ज़्यादा होती है, तब ना वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। लेकिन जब ऑलरेडी मौसम सुहाना हो तो क्या उस समय ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। अब एक और चीज़ है कि वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। आप देखते हो कि जब हवा तेज बहती है तो जो बारिश होने की संभावना रहती है वो भी कम हो जाती है। तो हम कहते हैं ना कि अब हवा चलने लगा, पानी नहीं होगा। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जलवाष्प के कण है वायु के साथ उड़ जाता है। मतलब जो वो बादल बनना चाहिए ना, वो बादल ना बन के वो कण हवा में ही उड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर घट जाती है, फिर हमें बारिश नहीं होता है। अगला है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात है कि जैसे आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। मतलब अगर यहाँ पे जैसे कोई पदार्थ है तो ये जैसे गर्म है, ठीक है ना, तो ये गर्म है तो इससे शीतलता कैसे आएगी, तो ये ना इसके आसपास का जो पदार्थ है ना इसको सोख लेता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हम शीतलता महसूस होती है। अब इसका कुछ उदाहरण है वो देखिए। एक है एसीटोन, ये क्या है, नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव है, यानी एक लिक्विड फॉर्म है। तो पहला तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि बताइए नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव का नाम क्या है, तो एसीटोन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप एसीटोन को अपने हथेली पर गिराते हैं तो इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है ना कि ये आस-पास से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस करती है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, आस-पास से वाष्पीकृत हो रहा है, तब जाके हाथ पर शीतलता महसूस करती है। तो एग्ज़ाम में कुछ भी दे, इसके अलावा भी दे कि जैसे आप तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पे जल छिड़कते हैं। जैसे गर्मी का दिन है अभी, तब छत पे जाके पानी छिड़कते हो, क्यों छिड़कते हो, क्योंकि वो ठंडा हो जाए। तो ठंडा कैसे होगी, जब ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल कर देती है। मतलब वो आसपास की ऊर्जा को क्या करती है, वेपराइज कर देती, तभी तो आप जाके शीतलता महसूस करते हो। अब अगला एक कॉन्सेप्ट है कि गर्मियों में हम सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा पसीना आती है और ये पसीना क्या होता है, पानी का फॉर्म है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाष्पीकरण होता है, और जब ये सूख जाता है पसीना तो हमें क्या महसूस होता है, शीतलता महसूस होता है। मतलब यहाँ पे भी वही हो रहा है कि हम ऊर्जा को आसपास से क्या करें, वाष्पीकृत कर रहे हैं, तब जाके हमें शीतलता महसूस होती है। अब जैसे कुछ यहाँ पे वैज्ञानिक के बारे में दिया हुआ है, पहले उससे पहले जो पूरा उसको कर लेते हैं। ये तो हमने अभी समझ लिया। अब अगला है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर, जैसे ये है और इसमें अगर हम बर्फ डालते हो तो इधर में हमें लगता है ना ओस की बूंद टाइप का, तो ये क्यों लगता है। तो इसमें भी क्या होता है कि वायु की उपस्थिति में जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाता है, ठीक है।
मतलब कि वायु की उपस्थिति में जो जलवाष्प की क्रिया होती है ना, तो ये ऊर्जा ठंडा पानी, मतलब ये जो ठंडा का पानी है इसके संपर्क में आ जाती है और ये जलवाष्प की प्रक्रिया कम कर देती है, जिससे क्या होता है कि हमें बाहर में बूंदे बूंदे नजर आती है। ये कम हो जाती है, याद रखिएगा। अब हम ये देख लेते हैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम पे है। पहला है कि वैज्ञानिक 5 अवस्थाओं पे चर्चा करते हैं। जनरली हम क्या जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, लेकिन मूल रूप से जो वैज्ञानिक कहते हैं वो कहते हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो आपको पता है कि पांचवा पदार्थ कौन है? तो प्लाज्मा। एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि मतलब हम पांचवा पदार्थ किसे मानते हैं? तो प्लाज्मा को मानते हैं। तो पहले हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं, इसकी विशेषता देखते हैं। तो ये अधिक ऊर्जा वाला और अधिक उत्तेजित है, मतलब बहुत ही जल्द ऊर्जा प्राप्त करता है, बहुत ही उत्सर्जन उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। फ्लोरेंस ट्यूब और नियोन बल्ब में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा है कि बताइए फ्लोरेंस ट्यूब और नियोन बल्ब में क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। अब अगला एग्जाम में पूछा है कि नियोन बल्ब के अंदर कौन सा गैस होता है? नियोन गैस। और फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर कौन सा गैस होता है? तो हीलियम, ठीक है। सूर्य और तारों में चमक कैसे होती है? तो प्लाज्मा के कारण ही होता है, ठीक है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन इसमें आ गया। पहला तो पूछेगा प्लाज्मा की विशेषता बताइए, पहला चीज हो गया, तो ये सारा पॉइंट आप बता देंगे। दूसरा पूछा है कि बताइए कि फ्लोरेंस ट्यूब और नियोन बल्ब में कौन सा अवस्था पाया जाता है या कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो प्लाज्मा। नियोन बल्ब में कौन सा गैस पाया जाता है? नियोन गैस। फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर कौन सा गैस पाया जाता है? तो हीलियम गैस। उसके बाद पूछा कि सूर्य और तारों में चमक कैसे होती है? तो प्लाज्मा के कारण होती है। उच्च तापमान तारों में कैसे होती है? तो प्लाज्मा के कारण होती है। अगला है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसे सत्येंद्र नाथ बोस की पांचवी अवस्था के लिए जो गणना की थी, कब? 1920 में पहली बार। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था दूसरी बार? एरिक ए कर्नेल, वुल्फगैंग केटले और कार्ल ई वोमेन को मिला था। अब यह कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहता क्या है? तो ये कहता है कि जब समान वायु के घनत्व 1,00,000वें भाग जितना कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा कर दे, तो उसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। मतलब कि मान लो कि कोई घर का कमरा है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो वायु का घनत्व है और यहीं पे एक छोटा सा और कमरा है, तो यहाँ पे जो 1,00,000वां भाग वाला वायु का घनत्व है, तो ये जब ठंडा कर देगा इस घनत्व को, तो हम क्या कहेंगे? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बस यहाँ पे 1,00,000वां भाग याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से ऑटोमेटिक आप मार लेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है, बट ये कुछ और चीज़ दिया हुआ है। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। लंबाई का मात्रक मीटर। सन्हति का मात्रक किलोग्राम। भार का न्यूटन। आयतन का घन मीटर। घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर। दाब का पास्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा अभ्यास प्रश्न है, ये आप अभ्यास प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।